गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ये सब को डिस्कस किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक लॉ डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एवोगाड्रोस लॉ। सबसे पहले ये लॉ होता क्या है? तो एवोगाड्रो लॉ हमारा क्या कहता है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका बोलने का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो याद रखना है कि एवोगाड्रोस का लॉ हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों सिमिलर होगा। टेम्परेचर और प्रेशर जब तक कांस्टेंट नहीं होगा तब तक हम एवोगाड्रो लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैस के केस में ही लगेगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के केस में एवोगाड्रोस लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अब ये बोलने का क्या मतलब है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास अलग-अलग कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर, ये हमारे पास सेकेंड कंटेनर, ये हमारे पास थर्ड कंटेनर है और इन सभी में अलग-अलग गैस रखा हुआ है। यहाँ पे गैस है, इसमें भी गैस भरा हुआ है और ये वाला कंटेनर में भी गैस भरा हुआ है। मान लेते हैं इसमें जो गैस भरा हुआ है ये मान लेते हैं मीथेन गैस है। इसमें जो गैस भरा हुआ है ये मान लेते हैं अमोनिया गैस है और इसमें जो गैस भरा हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ है। अलग-अलग कंटेनर में अलग-अलग गैस भरा हुआ है। यहाँ पे मीथेन गैस भरा हुआ है, इसमें अमोनिया गैस भरा हुआ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ है। सबसे पहले ये लॉ क्या बोलता है? ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होगा, तो ये तीनों कंटेनर में गैस भरा हुआ है। अब कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ? इन सभी गैस का टेम्परेचर सेम होना चाहिए और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T है, ये वाले का टेम्परेचर भी T है और ये वाले का भी टेम्परेचर T है। फिर अगर हम प्रेशर का बात करें तो ये वाला गैस का भी प्रेशर P है, ये गैस का प्रेशर P है और ये भी गैस का प्रेशर P है। तो ये तो सेम होना चाहिए। टेम्परेचर एंड प्रेशर इट मस्ट बी कांस्टेंट। जब तक टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तब तक हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्या कहता है? पहला गैस है, सभी गैस का टेम्परेचर सेम है, सभी गैस का प्रेशर सेम है। अब कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन सारे गैस का वॉल्यूम को भी इक्वल ले लें, बराबर कर दें, सभी का वॉल्यूम को इक्वल ले लें, इफ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम को इक्वल लें या न लें। अगर मान लेते हैं वॉल्यूम को इक्वल ले लेते हैं तो इस केस में क्या होगा? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो सेम होगा। मतलब अगर ये वाले में x मॉलिक्यूल है तो ये वाले में x मॉलिक्यूल होगा और ये वाले में भी x मॉलिक्यूल होगा। ये है एवोगाड्रो लॉ। पहला, ये गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम वॉल्यूम सभी गैस का सेम लेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा वो सेम आएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो वॉल्यूम को चेंज भी कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर यहाँ पे गैस का वॉल्यूम भी है, यहाँ पे हम 2 टाइम्स वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं और यहाँ पे 5 टाइम्स हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। पहले वाले गैस का वॉल्यूम मान लेते हैं V है, अब हमने वॉल्यूम को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, वॉल्यूम को 5 टाइम्स बढ़ा दिया। तो अगर V वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x है तो जिस रेशियो से वॉल्यूम में चेंज होगा उसी रेशियो से उसका मॉलिक्यूल भी चेंज होगा। तो V वॉल्यूम में मॉलिक्यूल अगर x है तो वॉल्यूम को हमने दुगना कर दिया तो मॉलिक्यूल भी दुगना हो जाएगा। वॉल्यूम को 5 टाइम्स हमने बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये है हमारा एवोगाड्रोस लॉ। जिस रेट से वॉल्यूम में चेंजिंग होगा उसी रेट से उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी चेंजिंग होगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। अब अगर बात करें जैसे कोई एक रिएक्शन ले लें
ये रिएक्शन मान कंसीडर करते हैं नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्ट करते अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये जूम कर लेते हैं। जो इसका कोफिशिएंट होता है, जैसे इसके पहले कुछ भी नहीं है तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं 1 मोल। इसके पहले 3 है तो हम बोल सकते हैं 3 मोल। इसके पहले 2 है तो हम लोग इसको कह सकते हैं 2 मोल। अब 1 मोल में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको हम Na भी कहते हैं। N का मतलब नंबर, A मींस एवोगाड्रो, तो एवोगाड्रोस नंबर क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। 1 मोल लेंगे तो उसमें 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होगा, जिसको हम Na मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जहां पे Na क्या है, हमारा एवोगाड्रोस नंबर है। तो अगर ये हमारा 1 मोल है तो इसमें कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होता है। Na का मतलब हुआ 6.022 into 10 to the power 23, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा Na मॉलिक्यूल्स हो गया। यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूल्स का बात करें तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं 3 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मोल, तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 2 मोल में क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 2 Na मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो पहला बात तो ये याद रखना है कि जो कोफिशिएंट होता है रिएक्शन में, जैसे N2, तो यहाँ पे ये 1 मोल हो गया, इसके पहले 3 मोल हो गया, इसके पहले 2 मोल हो गया, और Na से उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निकल जाएगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर इस रिएक्शन के लिए हम एवोगाड्रोस लॉ को अप्लाई करें इस रिएक्शन में, पहले देखेंगे कि क्या ये रिएक्शन में एवोगाड्रो लॉ एप्लीकेबल है या नहीं। दोबारा लिखिए इस रिएक्शन को, N2 गैस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद अमोनिया गैस बना रहा है। तो पहले देखेंगे कि क्या इसमें एवोगाड्रो लॉ एप्लीकेबल होगा, तो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सारा का सारा रिएक्टेंट गैसियस फेज में है और यहाँ भी प्रोडक्ट भी हमारा गैसियस फेज में है। तो जहां भी गैसियस फेज रहेगा वहां पे ये एवोगाड्रो लॉ एप्लीकेबल होगा। अब इसमें क्या बोला, एवोगाड्रो लॉ कहता है कि अगर सभी गैस का वॉल्यूम को सेम लेंगे तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। वॉल्यूम अगर सारी गैस का हम सेम लेते हैं, जैसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वॉल्यूम हम सेम लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम डिफरेंट है तो जिस रेशियो में वॉल्यूम चेंज करेगा, वॉल्यूम अगर 2 टाइम्स बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर 5 टाइम्स बढ़ा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमारा 5 टाइम्स बढ़ेगा। तो अब अगर हम यहाँ बात करें, इसको मान लेते हैं, ये कोफिशिएंट को अगर हम मान लें, इसको मान लेते हैं 1 वॉल्यूम, इसको मान लेते हैं 3 वॉल्यूम और इसको मान लेते हैं 2 वॉल्यूम। कोफिशिएंट को हम लोग मान लेते हैं, ये वाला हो गया हमारा 1 वॉल्यूम, ये वाला हो गया हमारा 3 वॉल्यूम, ये वाला हो गया हमारा 2 वॉल्यूम। तो जैसे जैसे वॉल्यूम में चेंजिंग होगा वैसे वैसे उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा, अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे X मॉलिक्यूल्स होगा, मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम में X मॉलिक्यूल है, तो वॉल्यूम जिस रेट से बढ़ेगा मॉलिक्यूल भी उसी रेट से बढ़ेगा। तो 1 वॉल्यूम में X मॉलिक्यूल, तो 3 वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, 3x मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। 1 वॉल्यूम में X मॉलिक्यूल, तो वॉल्यूम 2 टाइम्स बढ़ा तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x मॉलिक्यूल्स होगा। तो जिस रेट से वॉल्यूम में चेंजिंग होगा उसी रेट से उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज करता है। इस चीज को याद रखना है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ। और ये एज्यूम हम करके चल रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, क्योंकि जब तक टेम्परेचर और प्रेशर सेम नहीं होगा एवोगाड्रो लॉ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें, यहाँ से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहे हैं। जैसे 1 वॉल्यूम था तो X मॉलिक्यूल था,
वॉल्यूम 3 टाइम्स हुआ तो मॉलिक्यूल भी 3 टाइम्स हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम 2 टाइम्स बढ़ा तो मॉलिक्यूल भी 2 टाइम्स बढ़ गया। तो जिस रेट से वॉल्यूम में चेंज होगा उसी रेट से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंजिंग होगा। और हम ये ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके कि 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको हम Na मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 मोल कर दें तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा मॉलिक्यूल। अगर हम यहाँ पे 5 मोल कर दें तो ये 5 टाइम्स मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो लॉ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम एवोगाड्रोस लॉ क्या लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि एक्चुअली में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, लेकिन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करेगा तो उसका मोल भी चेंज करेगा, मोल चेंज करेगा तो वॉल्यूम भी चेंज करेगा। तो लिख सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये हम तब लगाएंगे जब हमारा क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम ये आसानी से लिख सकते हैं कि गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स का। V तो हमें पता है वॉल्यूम होगा, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। n हमारा क्या है, गैस का नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। ये बस सिंपली ये याद रखना है हमें कि किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के नंबर ऑफ मोल्स का। ये तब अप्लाई करेंगे जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। नाउ अब हमें एक रिलेशन, इससे रिलेटेड हमें एक रिलेशन प्रूव करना है। जैसे एक रिलेशन हमें प्रूव करना है टू प्रूव दैट molecular mass equal to 2 into vapor density। ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। molecular mass is equal to 2 into vapor density। तो पहले तो वेपर डेंसिटी क्या होता है इसको समझना है, फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी का दुगना कैसे होता है। तो सबसे पहले ये रिलेशन को हमें याद भी रखना है कि कोई भी सब्सटेंस का, किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी का दुगना होता है। अगर हम कोई गैस ले लें और कोई गैस का वेपर डेंसिटी अगर 20 है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 40 होगा, 2 टाइम। अगर वेपर डेंसिटी 30 है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 30 into 2 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो वेपर डेंसिटी का दुगना होगा। ये कैसे प्रूव करेंगे, ये हम सीधा सीधा अभी एवोगाड्रो लॉ जो पढ़े कि गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, या गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स का। इसको रिलेट करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। गैस का वॉल्यूम सेम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम, गैस का वॉल्यूम चेंज करेगा तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज करेगा। सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं वेपर डेंसिटी को Vd लिख रहे हैं। Vd का मतलब समझना है वेपर डेंसिटी होगा। तो वेपर डेंसिटी को पहले समझना है। ये वेपर डेंसिटी होता क्या है, व्हाट इज वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी का मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये सिंपल होता है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। वेपर डेंसिटी इक्वल टू कोई भी गैस का डेंसिटी जिसका हमें वेपर डेंसिटी निकालना है, उसका किसी भी गैस का हमें वेपर डेंसिटी निकालना है तो उस गैस का डेंसिटी हम ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से, तो हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब एक बात यहां याद रखना है कि जब भी हम वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे कोई भी गैस का,
वेपर डेंसिटी निकालेंगे तो जिस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये गैस का टेम्परेचर और प्रेशर और हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर एंड प्रेशर ये सेम होना चाहिए, क्योंकि हम एवोगाड्रो लॉ तभी लगा पाएंगे जब टेम्परेचर और प्रेशर गैस का सेम होगा। तो कोई भी गैस का वेपर डेंसिटी हमें निकालना है तो उस गैस का डेंसिटी एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर में उतना ही टेम्परेचर और प्रेशर में हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी दोनों को डिवाइड कर देंगे, वेपर डेंसिटी निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है वेपर डेंसिटी अमोनिया का कैलकुलेट करना है तो अमोनिया का वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेंगे अमोनिया गैस का डेंसिटी कोई एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर में और उतना ही डेंसिटी हाइड्रोजन का उतना ही टेम्परेचर और प्रेशर में, ये दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहेंगे? वेपर डेंसिटी बोलेंगे। अब वेपर डेंसिटी कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे? मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी होगा, इसको पहले प्रूव करते हैं। ये हो गया। अब हमें मालूम है कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, तो ये भी होगा मास बाय वॉल्यूम। अब हम क्या पढ़े? हम लोग एवोगाड्रो लॉ में पढ़े कि अगर गैस का वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। दो गैस अगर हम ले रहे हैं और उन दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? सेम होगा। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, इसका भी मास बाय वॉल्यूम। अब हम अगर ये वाले गैस का वॉल्यूम और ये वाले गैस का वॉल्यूम दोनों को सेम ले लें, क्योंकि जब तक ये दोनों गैस का हम वॉल्यूम सेम नहीं लेंगे तब तक हम एवोगाड्रो लॉ लगा नहीं पाएंगे। तो एवोगाड्रो लॉ लगाने के लिए इन दोनों गैस का वॉल्यूम सेम ले लेंगे। तो ये हो गया मास बाय वॉल्यूम और ये हो गया मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों का सेम है तो कट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा दोनों। तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ गिवन वॉल्यूम of the gas whole divided by mass of same volume of H2 gas। लिख सकते हैं mass of given volume of the gas divided by mass of same volume of hydrogen gas, इसको लिख सकते हैं। अभी हम लोग एवोगाड्रो लॉ में क्या पढ़े कि दो गैस का गिवन वॉल्यूम और सेम, मतलब इन दोनों गैस का, कोई भी गैस का और ये हाइड्रोजन गैस का, दोनों का वॉल्यूम हम सेम ले रहे हैं। तो अभी हम एवोगाड्रो लॉ में क्या पढ़े? अगर दो गैस का वॉल्यूम सेम होगा तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही मॉलिक्यूल इसमें होगा, इसलिए क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो लिख सकते हैं मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स, मान लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है, तो मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ द गैस होल डिवाइडेड बाय mass of n molecules of hydrogen gas, लिख सकते हैं क्योंकि दो गैस का वॉल्यूम सेम तो उन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। तो लिख सकते हैं मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये n और ये n कट गया। अब जब दोनों कट गया तो अब लिख सकते हैं इसको, कट गया तो यहां 1 आया तो लिख सकते हैं mass of one molecule of the gas divided by mass of one molecule of hydrogen gas। n दोनों में, दोनों का वॉल्यूम सेम तो दोनों का मॉलिक्यूल भी सेम। मान लिए दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n था तो n और n कट गया तो यहाँ एक मॉलिक्यूल, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल। तो लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये किसके इक्वल आ रहा है? हमारा वेपर डेंसिटी के इक्वल आ रहा है। अब यहां से समझते हैं और वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? वेपर डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, यहां से देखते हैं, लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है? तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 into 2 होगा, ठीक है। इसका एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 into 2 2 हो गया,
और यहां से लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। याद रखना है इसी को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ये कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया किसका, गैस का, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1/2 होता है मास, तो 1/2 लिख दिए और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा हमें मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। दिस इज द रिजल्ट। ये प्रूव करना था जी, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी, ये प्रूव करना था। नाउ हम लोग वेपर डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि the vapor density of the mixture of NO2 and N2O4 is 38.3 at 26.7 degree Celsius। मतलब NO2 और N2O4 ये दो गैस का मिक्सचर है और इस गैसियस मिक्सचर का, पूरे गैसियस मिक्सचर का जो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है वो 38.3 दिया हुआ है। 26, तो हमारा जो गैसियस मिक्सचर का जो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है वो 38.3 दिया हुआ है 26.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। मतलब कोई एक फिक्स टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर पे पूरे गैसियस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी 38.3 दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में बोला द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 ग्राम ऑफ द मिक्सचर इज कितना होगा। अगर NO2 100 ग्राम, NO2 का मास 100 ग्राम है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। इसके लिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर देख रहे हैं कि मिक्सचर का वेपर NO2 और N2O4 ये दोनों गैस के मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 38.3। लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ gaseous mixture that is equal to 38.3। ये ऑलरेडी गिवन है हमारा क्वेश्चन में, एक फिक्स टेम्परेचर पे वेपर डेंसिटी मिक्सचर का दिया हुआ है। तो अब हम लोग ये रिलेशन पढ़े कि जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर ये कितना होगा। तो अभी तो बोले हम लोग 2 into वेपर डेंसिटी होगा, वेपर डेंसिटी का दुगना होता है मॉलिक्यूलर मास, तो ये कितना हो जाएगा 2 into वेपर डेंसिटी हमें दे दिया, ये दे दिया 38.3, तो ये कितना हो जाएगा 76.6। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। हमें पता चल गया कि गैसियस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास 76.6 होगा। नाउ अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन में बोला कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 ग्राम ऑफ द मिक्सचर। ये भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, मास ऑफ गैसियस मिक्सचर ये दिया हुआ है 100 ग्राम में क्वेश्चन में दे दिया कि दोनों मिक्सचर का जो मास होगा NO2 और N2O4 दोनों का टोटल जो मास होगा वो 100 ग्राम हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर हम मान लें, कंसीडर कर लें, लेट मास ऑफ NO2 इन द मिक्सचर, मिक्सचर में NO2 का मास को अगर हम x ग्राम कंसीडर कर लें, x कंसीडर कर लें सिंपल, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ N2O4 इन द मिक्सचर, मिक्सचर में N2O4 का मास कितना होगा 100 माइनस x होगा क्योंकि टोटल का वेट 100 है। तो NO2 को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं x, तो N2O4 जो होगा उसका कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। नाउ अब हम यहां पे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास गैसियस मिक्सचर का 76.6 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मास NO2 का पता है तो हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। n लिखने का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल, इसका NO2 का। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला याद रखना है मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मास ले लेना है
वेट ले लेना है NO2 का और उसको डिवाइड कर देना है उसके मॉलिक्यूलर मास से। कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो उसका वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वेट हमने NO2 का वेट कितना कंसीडर किया, x कंसीडर किया, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा फॉर्मूले से निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 into 2, क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो ये हो गया हमारा x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 32 और प्लस 14, तो ये हो जाएगा कितना 32 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 46, x by 46 निकल गया NO2 का नंबर ऑफ मोल्स। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं NO2 का नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम है, हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ मोल N2O4 का कितना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का तो यही फॉर्मूला है, उसका वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो लिख देते हैं वेट N2O4 का डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास N2O4 का वेट, इसका हमने x कंसीडर किया था तो इसका मास कितना हो गया 100 माइनस x हो गया, तो लिख सकते हैं 100 माइनस x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो फिर से कैलकुलेट करते हैं, नाइट्रोजन का 14 into 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, तो 16 into 4 होगा क्योंकि 4 ऑक्सीजन है हमारे पास। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस x और ये हो जाएगा 14 into 2 28 और प्लस हो जाएगा 64 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 100 माइनस x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 492 हो जाएगा हमारा। ये आ गया नंबर ऑफ मोल N2O4 का। अब यहां से हम देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मिक्सचर का, पूरे गैसियस मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, गैसियस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास पता है 76.6 है। तो अब थोड़ा एक और काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल मिक्सचर का फॉर्मूला तो वही है, लिखेंगे क्या, वेट मिक्सचर का, गैसियस मिक्सचर का बाय मॉलिक्यूलर मास किसका, मिक्सचर का। अब हमें क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे दिया ना पूरे मिक्सचर का वेट 100 ग्राम है, तो यहां लिख देते हैं 100 बाय, अभी हम कैलकुलेट किए थे मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मेरा 38.3 था, तो मॉलिक्यूलर मास उसका जस्ट दुगना होगा, तो कितना आ रहा था हमारा 76.6 आ रहा था। अब आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल NO2 का मालूम, नंबर ऑफ मोल N2O4 का मालूम, नंबर ऑफ मोल मिक्सचर का मालूम, तो लिख सकते हैं क्या, NO2 का मोल N2O4 का मोल, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, यहां से x निकाल लेंगे, निकल जाएगा। तो अब यहां से हम लोग एक अप्लाई कर देते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल NO2 का प्लस नंबर ऑफ मोल N2O4 का इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मिक्सचर का, लिख सकते हैं ना, दोनों को मिलाएंगे तो मिक्सचर हमारा बन जाएगा। और यहां से नंबर ऑफ मोल NO2 का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x by 46 प्लस नंबर ऑफ मोल N2O4 का ये हम निकाले हुए हैं 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 92 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मिक्सचर का, ये हम कैलकुलेट किए हुए हैं 100 बाय 76.6। अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x by 46 100 minus 6 by 92 equal to 100 by 76 minus 6, mole of NO2 plus mole of N2O4 equal to moles of mixture। अब यहां से हम क्या करते हैं, 1 by 46 कॉमन ले लेते हैं सबसे अच्छा। तो 1 by 46 अगर कॉमन ले लें तो यहां कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस 100 माइनस x, 46 2 92 होता है, तो यहां 2 हो जाएगा, ठीक है, x by 46 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 100 बाय 76.6। यहां से कैलकुलेट करते हैं लोग, इसको निकालते हैं, x प्लस 100 माइनस x by 2 इक्वल टू 1 by 46 को उधर ले जाते हैं,
तो 100/76.6 और 1/46 उधर चला जाएगा तो इंटू 46 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2x प्लस 100 माइनस x, 2x प्लस 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4600 डिवाइडेड बाई 76.6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें हम लोग, और कितना हो जाएगा 2x माइनस x, यहां से आ जाएगा x प्लस 100 बाई 2 इक्वल टू 4600 डिवाइडेड बाई 76.6। और यहां से हम लोग निकालते हैं इसको 76.6x प्लस 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7660 इक्वल टू 46 टू जा 9200 और 76.6x इक्वल टू 9200 माइनस 7660 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 1, 1540। और यहां से x का वैल्यू को निकालेंगे हम लोग, देखिए ना सब्ट्रैक्शन, 0 4 11 6 5 हो गया, 8 7 1 हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1540 डिवाइडेड बाय 76.6। ये हमारा x का वैल्यू आ रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन द मिक्सचर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन द मिक्सचर मतलब NO2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। NO2 का मोल्स कितना था, x/46, ये था हमारा x/46 इक्वल टू x हमने ऑलरेडी यहां पे कैलकुलेट किए हुए हैं 1540/76.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 46 तो इनटू 1/46 इज इक्वल टू, जो भी आएगा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए कितना था, इसका जो वैल्यू आ रहा है हमारा 1540/3523.0.437, इसका जो वैल्यू आएगा हमारा 0.437। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा दैट इज द राइट ऑप्शन। बी तो 0.221 है, सी हमारा 0.116 है, डी हमारा 0.862, ए में था 0.436 और बी 0.22। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन होगा 0.437 दैट इज द। थैंक यू। रिमेनिंग आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।